वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डिटेल से स्टडी किए थे। इसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और स्पेसिफिक हीट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे भाई, वो हीट कैपेसिटी का आता है। तो मैंने कहा था आपको कि हीट कैपेसिटी को समझने के लिए आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जानना होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? तो क्या था मेरे भाई, डेफिनेशन तो एक बार रिकॉल कर देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो यूनिट मास ऑब्जेक्ट राइज इन टेम्परेचर वन यूनिट, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि यूनिट मास ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यूनिट में 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए, मतलब यहाँ 1 यूनिट में क्या होगा, 1 केल्विन हो सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 1 रैंकिन हो सकता है, 1 आपका फ़ारेनहाइट हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कोरस्पॉन्डिंग 1 यूनिट मास आपको लेना होगा। अगर आप केल्विन लेते हैं तो 1 kg मास लेना होगा, अगर डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो 1 ग्राम लेना होगा, फ़ारेनहाइट लेते हैं तो 1 पौंड लेना होगा। इसी तरह से सबका एक साइमल्टेनियस होता है, वो मास और टेम्परेचर में उसको आप ले करके आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। उसमें से मैंने आपको बताया था कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो कैलोरी में 1 होता है और जूल में 4200 होता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि हाइड्रोजन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि 118 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा होता है और उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 14,200 आपका जूल स्केल में होता है और कैलोरी स्केल में 3.38 होता है। तो इसके बारे में डिटेल दिए थे, तो पिछला क्लास जो अटेंड कर लिए होंगे या देख लिए होंगे। तो चलिए टॉपिक को हम लोग आप कंटिन्यू करते हैं हीट कैपेसिटी का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या था, यूनिट मास ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे यूनिट मास हट जाएगा लेकिन राइज इन टेम्परेचर 1 यूनिट ही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एनी मैटर टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एनी मैटर टेम्परेचर राइज इन 1 यूनिट देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कहने का मतलब देखिए, हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या हुआ था कि 1 यूनिट मास को 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट था, यहाँ पे क्या रहे, मैटर 1 यूनिट नहीं है। मैटर हमारा 1 kg हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 3 kg हो सकता है, 4 kg हो सकता है, 5 kg हो सकता है। उसका टेम्परेचर 1 यूनिट राइज करने में, 1 यूनिट मतलब 1 केल्विन हो सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, etc। ठीक है, तो ऐसे करके 5 स्केल है, तो 5वें स्केल में 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी जो है ना स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा, लेकिन हीट कैपेसिटी ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी है और हीट कैपेसिटी जो है वो आपका मैटर हीट कैपेसिटी है। तो मॉलिक्यूल, बहुत सारा मॉलिक्यूल जुटने के बाद एक मैटर बनता है, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी है। तो बहुत सारा मॉलिक्यूल मिल करके एक मैटर बनेगा, तो मैटर का ऑब्वियसली हमारा हीट कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर हीट कैपेसिटी होगा वो फिक्स रहेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो बहुत सारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो उसका हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या होगा, सभी इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो सबका एक होगा, लेकिन जब पूरा मैटर बनेगा तो सब मॉलिक्यूल का हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जोड़ेंगे, तब प्लस करेंगे, तब जाकर के हमको हीट कैपेसिटी मिलेगा। तो यहाँ पर मैटर की बात होती है, ठीक है, याद रखिएगा, यूनिट मास ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो सिंपली अगर इसका डिफिनेशन के आधार पर इसका इक्वेशन का फॉर्मेशन करें तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ए मैटर या ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, according to definition, required amount of heat energy is directly proportional to the mass of an object या matter होगा। ठीक है, तो C is directly proportional to M। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, तो कांस्टेंट भाई मेरे यहाँ पर S आएगा, जिसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, क्योंकि
हर मेटर एक अलग अलग सब्सटेंस का बना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन गैस है, पूरा कंटेनर लिक्विड फॉर्म में है, तो Cl2 मोलिक्यूल का हीट कैपेसिटी आएगा। मान लीजिए आयरन है, तो आयरन का एक मोलिक्यूल का हीट कैपेसिटी आएगा, तो मेटर बदलेगा तो उसका मोलिक्यूल बदलेगा, तो मोलिकुलर हीट कैपेसिटी यहाँ पर आएगा। तो मोलिकुलर हीट कैपेसिटी क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या आएगा, S के टर्म में आएगा। तो C इक्वल्स टू S इंटू एम, जहाँ पे C हमारा क्या है, हीट कैपेसिटी है। C क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी है, और S हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और M हमारा क्या, मास ऑफ मैटर है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर S को यहाँ पे एक चीज ये पढ़े हैं, S इक्वल्स टू, पिछला क्लास का है हमारा, S इक्वल्स टू डेल क्यू बाई एम डेल्टा टी, जहाँ डेल क्यू हमारा क्या है, हीट एनर्जी है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, S का वैल्यू को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो डेल क्यू बाई डेल टी आएगा, मतलब चेंज इन हीट एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मतलब इसको शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं डी क्यू बाई डी टी भी कह सकते हैं, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी के टर्म में भी कह सकते हैं अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म देखा जाए तो, ठीक है। जहां डी क्यू क्या है, एक हीट एनर्जी है, और डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, और इसको हम लोग S इंटू एम भी कह सकते हैं, वेयर S इज ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हीट कैपेसिटी आता है, या टोटल हीट एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर को डिवाइड कर दिया जाए तो पर भी हमारा क्या आता है, हीट कैपेसिटी आता है। आईसीएससी वाले ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आता है C इक्वल्स टू S इंटू एम, इससे नहीं देता है, C इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल टी से आपको न्यूमेरिकल्स देता है। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपका बोर्ड का एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये फॉर्मूला खास करके आईसीएससी वाले इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेगा। बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपका बुक में भी है आपका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यहाँ पर इसका जो ऐसा यूनिट होता है हीट कैपेसिटी का, वो जूल पर केल्विन होता है, और सीजीएस हमारा कैलोरी पर ग्राम। आपको निकालना है, हर जो वैल्यू है वो कैलोरी पर ग्राम में निकालना है ज्यादातर। उसके कैलोरी पर ग्राम में जब निकल जाएगा, तो जैसे कैलोरी पर ग्राम निकल जाएगा तो उसके बाद आप उसको 4.186 से मल्टीप्लाई करके उसको जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, जनरली आप कैलोरी में निकालिएगा, अगर जूल पर केजी या जूल पर ग्राम में निकालिएगा तो वैल्यू ग्रेटर आएगा, लार्जर वैल्यू आएगा, तो उसको कैलकुलेट करने में आपको कॉम्प्लिकेशन आएगा। हालांकि बन जाता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, तो ध्यान रहे कि हमेशा जब वैल्यू निकालिएगा तो आप कैलोरी में निकालिएगा, ठीक है। तो ये था मेरे भाई हीट कैपेसिटी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। इसके बाद आता है मेरे भाई लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोलते हैं ना मेरे भाई, तो अब तो माता जी रही नहीं कोविड के कारण, ठीक है, लेकिन माता जी का याद जरूर आ जाता है। कैसे आपको बता दे रहे हैं कि इसमें पिटाए थे माताराम से, ठीक है। थोड़ी सी मेरी माताराम कम पढ़ी लिखी थी, ठीक है, तो बचपन का बात है, ठीक है। उस समय हुई हमको लगता है 6-7 का बात होगा, ठीक है। अचानक एक दिन घर में पानी गिरा, तो प्लास्टरा जमीन था, तो धीरे धीरे पानी उड़ गया। तो हम मम्मी से पूछ बैठे, पढ़ ही रहे थे, पानी गिर गया, तो उसमें तो पहले पानी गिरा है तो बोले पढ़ते समय तेरा नौटंकी होता है, 2 सोटा सोट दी मम्मी, ठीक है। तो थोड़ा देर बाद देख रहे हैं हमने कि 1-1.5 घंटा के बाद, ठीक है, कि वो पानी धीरे धीरे खत्म हो गया। तो मम्मी को बोली पानी कैसे उड़ा, बोले फिर तुम्हारा पढ़ने लिखने में मन नहीं करता, 2 सोटा फिर मम्मी कूट दी। हाँ, इतना उनको आता था कि देख क ख ग आता था थोड़ा बहुत देखने का, तो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये चीज उनको आता था, लेकिन उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है। लेकिन हाँ, गाइडेंस जो होता है मम्मी का पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छा रहता था। तो 2 बार कूट दी हमको, ठीक है। तुम्हारा अपना सब्जेक्ट देखो ना, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन का ही करते रहता है तुम, ठीक है। और जानबे करते हैं बेस्ट टीचर अगर बच्चा का कोई होता है तो वो मदर ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा करीब जो रहता है माँ के पास रहता है। चाहे पढ़ना हो, खाना हो, स्कूल जाना हो, सब कुछ के लिए सबसे ज्यादा करीबी वो मदर का होता है, ठीक है। तो अक्सर हम लोग जो भी सवाल होता है अपनी माँ से ही पूछते हैं, अब तो है नहीं तो किससे पूछेंगे, लेकिन हाँ बचपन में पूछते थे। तो 2-4 बार इसमें मम्मी से पिटाए थे, लेकिन बाद में जब आगे चल करके पढ़े तो हमको बाद में ख्याल आया कि हो सके मम्मी कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए इसके बारे में डिटेल वो 4 तक पढ़ी ही थी मम्मी, तो जानकारी नहीं होगा, ठीक है, जिस कारण से हमको वो डांट दी कि उसको तो वो अटपटा कुछ से नहीं लगेगा। लेकिन जब हम 10 में पहुंचे, जब इसके बारे में पढ़े हम लोग 9 में और 10 में, ठीक है, हम लोग के समय तो 12 सब्जेक्ट का होता था, 9-10 हमारा 9-10 मिला करके बोर्ड होता था। जब इसके बारे में पढ़े तब हमको समझ में आया कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। मदर हालांकि जवाब नहीं दे पाई थी क्योंकि कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन हाँ ये चीज उस दिन अगर कोई गाइड करता हमको ढंग से तो शायद ये स्पेसिफिक ये जो लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है हम उसी दिन समझ जाते हैं।
कहते हैं ना कुछ कुछ चीज दिमाग में बच्चा का एराइज होता है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि मदर एंड फादर का। अगर वो थोड़ा सा लिटरेट है तो अच्छा है, और अगर इलिटरेट हो जाते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसका यदि आस्किंग क्वेश्चन का अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो बच्चा का जो ग्रोइंग लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है मेरे भाई, ग्रोइंग लेवल ही डाउन हो जाता है। तो एक्चुअली में इलिटरेट फैमिली में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बच्चा जो जितना ग्रो करना चाहिए उसका दिमाग में आस्किंग तो आता है बट उसका जवाब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो अपना नॉलेज को मैंने उसका जो बनना चाहिए तो वो बन नहीं पाता है। लेकिन यही चीज यदि एजुकेटेड फैमिली होता है तो उसका जो क्वेश्चन का अगर आस्किंग जवाब दे, लेकिन आजकल तो एजुकेटेड भी ट्यूशन मास्टर के हवाले कर देता है, उसको बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलता है। तो सभी गार्जियन से भी ये है कि थोड़ा सा बच्चे को अगर इस टाइप से क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसका जवाब दीजिए, क्योंकि बच्चा का ग्रोइंग लेवल बढ़ता है, इससे उसका दिमाग डेवलप्ड होता है। क्योंकि वो जब ग्रोइंग स्टेज में होता है ना तो उसका दिमाग 1000 क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन का जवाब शायद आपके पास कभी हो कभी नहीं हो, लेकिन आप कोशिश कीजिए उसका हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, ताकि उसका दिमाग का IQ लेवल हाई हो सके यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ लेटेंट हिट के बारे में। इसके बारे में मम्मी हमको 2 सोटा सोटी भी थी, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो हमको ये जो चीज 10 में समझ में आया, शायद उसको हम 4 और 5 के क्लास में ही इसके बारे में हम समझ जाते, क्योंकि बहुत ही ये आम इंसिडेंट है। आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि आपका पानी गिर गया घर में, पानी गिर गया हमारा, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बिना चेंज हुए वो क्या होता है, लिक्विड से क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है, पानी गायब हो जाता है। आइस क्या होता है, कंप्लीटली मेल्ट होकर वाटर बन जाता है। तो यही हमारा लेटेंट हीट है मेरा भाई, ठीक है। एटमॉस्फेरिक बिना देखो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बिना चेंज किए कोई भी ऑब्जेक्ट अपना अपना कंडीशन को चेंज कर देता है। जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड है तो वो वेपर में बदल जाता है। इसी फेनोमेना को ही लेटेंट हीट कहते हैं, जिसमें जो हीट इसमें वर्क करता है उसी वर्किंग हीट फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। कितना सिंपल डेफिनेशन है, बातों को समझिएगा यहाँ पे। ये हर घर में अक्सर देखने को मिलता है लेटेंट हीट का फेनोमेना, लेकिन गार्जियन जब बच्चे को पूछता है, जब जवाब नहीं देता, ये एक बहुत बड़ा साइंस है, जवाब नहीं देता तो बच्चा का IQ लेवल डाउन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ये आपके घर में हर समय सा होता है। मान लीजिए पानी गिर गया टेबल से, कुछ देर के बाद पानी वहां पे वेपराइज्ड होकर खत्म हो गया, तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। मान लीजिए कोई आइस क्यूब गिर गया, कुछ देर के बाद कंप्लीटली वो मेल्ट हो गया, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो हमारा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ क्या है हमारा, फ्यूजन या मेल्टिंग कह सकते हैं उसको, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन कह सकते हैं, ठीक है। फ्यूजन भी कह सकते हैं या मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्यूजन भी कहना उचित रहेगा, मेल्टिंग के साथ साथ फ्यूजन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लेटेंट हीट का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो वही चीज है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज एंड यूनिट मास ऑब्जेक्ट कंप्लीटली चेंज देयर स्टेट, कंप्लीटली चेंज देयर स्टेट लाइक सॉलिड टू लिक्विड, मैंने सॉलिड से वो लिक्विड बन जाए, या लिक्विड टू वेपर, देन अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जो उसमें एक हीट वर्क कर रहा है, इंटरनल हीट वर्क कर रहा है, उसी इंटरनल वर्किंग हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के आधार पर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्किंग हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा m। देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो मैटर बदलेगा, तो हर मैटर का एक अलग अलग लेटेंट हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर L एक कांस्टेंट आएगा, तो Q इक्वल्स टू L इंटू एम, वेयर L इज ए क्या है, लेटेंट हीट, तो L को अकेला कर दो तो क्या हो जाएगा, Q बाई M होगा, जहां पे Q क्या हमारा हीट एनर्जी है और M हमारा क्या मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। इसका ऐसा यूनिट जूल पर केजी होता है मेरे भाई, और CGS कैलोरी पर ग्राम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, लेटेंट हीट आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। सब कोई बोलता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, तो हम कहते हैं पेट्रोल के लिए क्या होगा, पेट्रोल तो उड़ता है, वेपर बनता है मेरे भाई। हम लोग फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन वेपोराइजेशन ऑफ वाटर पढ़ते हैं, तो ये गलत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आप यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहिए और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहिए, जो मैटर आएगा वो मैटर को लगाना होगा। अब सवाल उठता है जैसे कि पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को नहीं छोड़ी, मैंने कि नहीं मत बदलिए और उसका ढक्कन को खुला छोड़ दीजिए और 5 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, 3 दिन के बाद देखिएगा टंकी आधा हो जाएगा। तो पेट्रोल क्या हुआ, वेपर बन गया बिना गर्म किए, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ पेट्रोल हुआ, ठीक है। तो हर मैटर में लगता है ये, इसलिए ये कहना गलत है
कि लेटेंट हीट ऑफ मैंने कि लेटेंट हीट आर टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और चाहे मेल्टिंग ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ये कहना जो है थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ पर कहना उचित ये होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहना उचित होगा। जब मैटर आएगा तो उस मैटर को आगे पेस्ट करते जाना होगा, तो उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकलते जाएगा। क्योंकि हम लोग ज्यादातर थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में आइस और वाटर को ही पढ़ते हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कह देते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सा दिमाग में पेस्ट कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल दिए पेट्रोल का, पेट्रोल उड़ता है तो क्या होता है, बिना टेम्परेचर चेंज किए पेट्रोल क्या होता है, वेपर में बन जाता है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ पेट्रोल होगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट आपका दो टाइप्स का होता है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको फ्यूजन कह सकते हैं, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन क्या होता है, सिंपली डिफिनेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नॉट चेंज, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज एंड यूनिट मास solid completely change into liquid, the amount of heat is called latent heat of melting या latent heat of fusion। अब सवाल उठता है, देखिए यहाँ पे solid लिखे हैं ना, अगर latent heat of fusion of ice की बात करेंगे तो यहाँ पर solid के जगह पे ice लिखेंगे और liquid के जगह पे water लिखेंगे, तो latent heat of fusion of ice आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो डिफिनेशन वही है, अगर latent heat of fusion of ice अगर कहेगा, सेम टू सेम डिफिनेशन आपको लिखना है, सॉलिड के जगह पे आपको आइस लिख देना है, सॉलिड के जगह पे क्या लिखना है, आइस, और लिक्विड के जगह पे आपको वाटर लिखना है, तो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यहाँ पर मेल्ट आ जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक वैल्यू याद करना पड़ेगा, अक्सर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस या मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे फ्यूजन भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्यूजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ आइस, तो आप देखिए जो आइस का लेटेंट हीट जो होता है जूल पर ग्राम में 336 जूल पर ग्राम होता है, और कैलोरी में 80 कैलोरी पर ग्राम। आपको ये डाटा ज्यादा याद रखना है, क्योंकि इसी से आपका कैलकुलेशन होगा, क्योंकि हम लोग बताए भी हैं हीट का जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैलोरी में करते हैं। तो सबसे ज्यादा यूजफुल डाटा आपका क्या है, 80 कैलोरी पर ग्राम। इससे आपको रिलेटेड न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट क्लास में आप लोग को देखेंगे हम, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल एक ग्राफ अक्सर आईसीएससी में देता है, एक ग्राफ देता है पोजीशन लेकर के, उसमें आइडेंटिफाई करके लेवलिंग करने के लिए देता है कि यहाँ पर कौन सा हीट वर्क कर रहा है, यहाँ पर कौन सा हीट वर्क कर रहा है। वो बहुत ही जबरदस्त ग्राफ है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बाद मेरे भाई है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज एंड यूनिट मास लिक्विड, यहाँ पे देखिए लिक्विड कंप्लीटली चेंज इनटू वेपर, कंप्लीटली चेंज इनटू वेपर, देन अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर बोलेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ लिक्विड के जगह पर आपको वाटर लिख देना है, और यहाँ पर चेंज इनटू वाटर वेपर कर देना है, आगे वाटर वेपर कर देना है। देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ, आगे कर दीजिएगा वाटर, डिफिनेशन हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का। क्लियर है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि लेटेंट हीट हर ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। ये नहीं कि आइस और वाटर का ही होता है, ज्यादातर आप लोग आइस और वाटर करके दिमाग आप लोग का संकुचित हो जाता है, विचारधारा आपका क्या होता है ना, नेरो माइंडेड हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखिएगा, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक लेटेंट हीट होता है, याद रखिएगा, आइस और वाटर का ही नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में थर्मोडायनामिक्स आइस और वाटर में ज्यादा लिखा गया है, इसलिए आइस और वाटर बोल देते हैं, ये गलत है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये भी आपका जिसका वैल्यू है आपको बहुत ही यूजफुल वैल्यू है, अक्सर न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ध्यान दीजिएगा जूल पर ग्राम में दो वैल्यू आता है, एक हम लोग लेते हैं 2250 और एक 2260। 2260 जब लेते हैं तो हमारा ये राउंड अप वैल्यू 540 कैलोरी सबसे ज्यादा कैलोरी स्केल में यूज होने वाला वैल्यू है। अगर 540 कैलोरी लेंगे तो ये वैल्यू आएगा, और 536 कैलोरी पर ग्राम अगर लेते हैं तो आपका ये वैल्यू आएगा। तो सबसे ज्यादा यूजफुल वैल्यू हमारा क्या है, ई वाला वैल्यू है सबसे ज्यादा यूजफुल वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा 540 कैलोरी पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का। इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते हैं, तो आपको ये दो वैल्यू याद रखना है, एक 80 कैलोरी पर ग्राम और एक होता 540
कैलोरी पर ग्राम। ये आपका आइस का है और ये हमारा वाटर का है, ठीक है। दो वैल्यू आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि इन दो वैल्यू का हम लोग न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये था मेरे भाई हीट कैपेसिटी का। तो हीट कैपेसिटी का रिलेशन किससे है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से है। इसमें से आप लोग आईसीएससी वालों को बोले भी हैं कि हीट कैपेसिटी S इंटू एम से ज्यादा न्यूमेरिकल में आपका dQ/dt, यहाँ पे dt टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, याद रखिएगा। ये डेल टी जो है आपका क्या है, टेम्परेचर है, याद रखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है, याद रखिएगा। इस फॉर्मूला से आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल है। उसके बाद मैंने आपको बताया लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट का ये फॉर्मूला L = Q/m, ये अक्सर ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में रहता है जो आपका यूज होगा। उसमें से दो वैल्यू आपको याद करना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये वैल्यू आपका 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 540 कैलोरी पर ग्राम। आपको क्या करके याद करके रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। इससे आगे इसका आपको न्यूमेरिकल भी और इसका ग्राफ भी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक इसको आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।